हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, ये एसटी नंबर 40 है और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से होते हैं, जो अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट किए गए थे उनमें से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को अटेंड करने जा रहे हैं तो सारे के सारे वीडियोज़ अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे, हम उसे डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा कम टाइम लेंगे क्वेश्चन पर, केवल क्वेश्चन आंसर देंगे। डिटेल में सोल्यूशन देने के लिए फिर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। कम से कम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं तो फिर आप लोग देखते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है हमें ईडियम टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी मीन्स होता है टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, किसी चीज़ को स्प्रेड करना, फैला देना, उसे बोलते हैं टू गिव करेंसी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में फाइंड करना है रैप्चरस का सिनोनिम, और रैप्चरस मीन्स होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाना, उसे रैप्चरस बोलते हैं। सो डिलाइटेड इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। डिलाइटेड मीन्स भी होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। सो रैप्चरस के और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे रैप्सोडिक, आपने सुन रखा होगा ना, रैप्सोडिक, RHAPSODIC, रैप्सोडिक, ठीक है, आपने सुन रखा होगा। यूफोरिक सुन रखा होगा आपने, यूफोरिक है ना, यूफोरिक। ये ऐसे सिनोनिम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। हैप्पी जानते ही हो, डिलाइटेड जानते ही हो। डिलाइटेड भी आपका लोकल वोकैब है, डिलाइटेड है ना, खुश होना, तो उसे डिलाइटेड भी बोल सकते हैं। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। हैप्पी जानते ही हो, डिलाइटेड जानते ही हो। एक्सटैटिक बोलते हैं ना, एक्सटैटिक, वो भी सिनोनिम हो जाएगा। जॉयस जानते ही हो। इनरैप्चर्ड भी सिनोनिम एक अच्छा वर्ड होता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड, ठीक है, ENRAPTURED, इनरैप्चर्ड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर होगा ए होगा। आगे, वरीड मीन्स चिंतित होता है। एजिटेटेड मीन्स होता है परेशान या किसी चीज़ को उकसाना, किसी को उकसाना, किसी पर्सन को उकसाना, कुछ नेगेटिव करने के लिए, एजिटेट करना। डिस्गस्टेड मीन्स होता है, डिस्गस्ट से बना है, नफरत करना, घृणा, तो घृणित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में फाइंड करना है फिल इन द ब्लैंक, प्रॉब्लम्स ऑफन डैश व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। प्रॉब्लम्स कह रहे हैं कि अक्सर आती हैं, तो उठती हैं, अराइज करती हैं, ठीक है। अराइज मीन्स होता है टू हैपन, उत्पन्न होना, उसे बोलते हैं अकर करना, तो अराइज हो जाएगा। अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन होती है। ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। राइज का मतलब होता है उठना, उगना, बढ़ना, उन्नति करना, ये सब राइज का मतलब होता है। ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेज मीन्स होता है ट्रांजिटिव, जिसका मतलब होता है उठाना, उगाना, बढ़ाना, ये सब होता है रेज। सो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का सी, अराइज। अराउज मीन्स होता है किसी की भावनाओं को जगाना, किसी पर्सन की भावनाओं को जगाना, उसे अराउज करना बोलते हैं। तो अराउज यहाँ पर नहीं होगा, हैपनिंग वर्ब चाहिए थी हमारे यहाँ पास, अराइज होगी, अराइज के लिए सही। सो ऑप्शन नंबर 3 का सी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है हमें कंजंक्शन यूज करना है, क्योंकि ये क्लॉज है और ये के क्लॉज है। क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तो डिस्पाइट तो प्रपोजिशन है, खत्म हो जाएगा। इन केस कंजंक्शन है, और बिकॉज बाकी सब कंजंक्शन है। सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि दिस वाटर लुक्स क्लीन, यद्यपि पानी, सॉरी यहाँ पर मोशन निकल गया मेरा, मतलब यद्यपि ही लगेगा। अच्छा, सही से आंसर आ गया। इट मे बी कंटामिनेटेड, ये हो सकता है कंटामिनेटेड हो, और बट ये दिखता क्लीन है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट शो करना, और कंट्रास्ट शो करने के लिए हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे ऑल दो, इवन दो हो गया, ये सब कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होते हैं। अगर आप प्रिपोजिशन में कंट्रास्ट दिखाना है तो डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि डिस्पाइट इक्वल्स टू इन स्पाइट ऑफ होता है। बिकॉज जो है कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है, अगर इसको लगाना है तो आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा, ये कोई रिजल्ट नहीं है। कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, यहाँ पर कंट्रास्टिंग बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल्दो इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सो 4 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन केस और इफ़ एक जैसा मीनिंग देता है, तो इन केस यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी कॉज और रिजल्ट को बताता है, तो यहाँ पर कॉज और रिजल्ट को ऐसा है नहीं। सो 4 का सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर लिखा है बाय द फॉर्म, ईडियम बताना है। बाय द फॉर्म का मतलब होता है टू स्टॉप लिविंग, यानी कि टू डाई। बाय द फॉर्म इज़ द यूफेमिज्म ऑफ टू डाई, है ना, टू डाई। अच्छा ईडियम है, याद करिएगा, बाय द फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू डाई या फिर टू बी किल्ड, टू बी किल्ड,
ये भी बाय द फॉर्म का मीनिंग हो जाएगा। सो बाय द फॉर्म का ईडियम हमें फाइंड करना था। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये बाय द फॉर्म आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, स्टॉप लिविंग। स्टॉप लिविंग का मतलब यहाँ पर है टू डाई, है ना, या डाइड, या डाइड, डेड, ठीक है। ऐसे और सारे इडियम है, जैसे आपने सुन रखा होगा किक द बकेट, तो किक द बकेट का भी मतलब होता है डाई करना। पास अवे एक फ्रेज है, उसका भी मतलब होता है डाई करना। मीट वंस मेकर, इसका भी मतलब होता है डाई करना। तो बहुत सारे इडियम्स हैं आपके। एक होता है गो वेस्ट, ठीक है, गो वेस्ट, है ना, बोलते नहीं गो वेस्ट, नहीं गो वेस्ट, पश्चिम में जाना, सॉरी वेस्ट नहीं वेस्ट। तो जैसे ये आता है इडियम गो, वो गो वेस्ट, ठीक है। तो ये भी होता है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ का पर्सन के लिए लगाओगे तो किल हो जाता है, या डाई का सेंस में लग जाते हैं, और मशीन के सेंस में आउट ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो ये सब मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 5 का सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो सी में देखते हैं, द क्लियर ब्लू वाटर्स ऑफ द लगून, लगून गलत है। सो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, क्लियर वाटर लगून, कॉल मी, एम्ब्रेस, ठीक है, पीसफुल, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 6D। क्योंकि पहले में देखो क्या गलत है, लगून की स्पेलिंग गलत है, एम्ब्रेस की स्पेलिंग गलत है, दूसरे में पीसफुल की स्पेलिंग गलत है, तीसरे में लगून की स्पेलिंग गलत है, पीसफुल की स्पेलिंग गलत है, एम्ब्रेस की स्पेलिंग गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है ईल्ड, ईल्ड का सिनोनिम फाइंड, सॉरी ईल्ड नहीं, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है चीज़ों को जब्त कर लेना, उसे कॉन्फिस्केट करना बोलते हैं, जब्त कर लेना एज अ पनिशमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें सिनोनिम फाइंड करना है, सीज हो जाएगा। सीज का भी मतलब होता है जब्त कर देना, तो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा कमांडियर, COMMANDER, कमांडियर भी इसका भी मतलब होता है जब्त करना। सिक्वेस्टर सुन रखा होगा, अप्रोप्रिएट सुन रखा होगा, ये सब यूज़र सुन रखा होगा, फॉरफिट सुन रखा होगा, ये सब इसके मीनिंग है कॉन्फिस्केट के। सो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, जब्त करना, एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ईल्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, जब वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब होता है सरेंडर या सबमिट। रिलीज का मतलब जाने देना होता है। स्प्रिंट का मतलब होता है तेज़, इसी से बना है स्प्रिंटर, तेज़ धावक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पैसिव वॉइस यूज करना है, चाइल्ड वॉज टीजिंग, सॉरी चाइल्ड वॉज टेस्टिंग। सो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनेगा वॉज वर के साथ बीइंग, और वॉज वर के साथ बीइंग किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 8 का बी बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में फाइंड करना है हमें, सब्सटीट्यूट देखना है किसका, अंडरलाइन का, हैड स्ट्रॉन्ग। पारुल हैड स्ट्रॉन्ग इनफ। अब देखो इनफ लिखा है, इसके बाद अगर डिग्री लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये तुम्हें भी पता है। तो पॉजिटिव डिग्री आएगी तो स्ट्रॉन्गर ये खत्म, स्ट्रॉन्गर ये खत्म, और यहाँ पर वॉज स्ट्रॉन्ग और इज स्ट्रेंथ बता, इज स्ट्रेंथ इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पारुल का कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेंथ नहीं हो सकता यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। पारुल वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट ऑल ऑड्स एंड सक्सीड इन मीटिंग हर गोल्स इन लाइफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में फाइंड करना है, इफ़ माई मेमरी डैश मी राइट, अभिमन्यु वॉज नॉट किल्ड बाई 1 पर्सन बट बाई 7 वॉरियर्स, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा देखते हैं, लेट्स आगे। इफ़ माई मेमरी सर्व्स होता है, ठीक है, इफ़ माई मेमरी सर्व्स मीन्स होता है इफ़ आई रिमेंबर समथिंग वेल। इफ़ माई मेमरी सर्व्स बोलते नहीं, बहुत बार स्पोकन में आपने सुन रखा होगा, इफ़ माई मेमरी सर्व्स मीन्स इफ़ आई रिमेंबर समथिंग वेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्व्स, इफ़ माई मेमरी सर्व्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में फाइंड करना है हमें, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, मैप्स जो बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, कार्टोग्राफर। मैप्स जो बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। कैलीग्राफर अच्छी राइटिंग वाला होता है, और क्रिप्टोग्राफर वन हु राइट्स कोड्स और सीक्रेट कोड्स उसे बोलते हैं। बेबिलियोग्राफर वन हु राइट्स बुक्स ना, ठीक है, उसे बेबिलियोग्राफर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 11 का बी बॉल इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में फाइंड करना है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई एरर ना हो, ठीक है। सिलेक्ट द एंड सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर में ऐसा कोई नहीं हो जिसमें कि लगा हो, तो देखो डिस्पाइट हिज यूथफुल अपीयरेंस हिज द वॉइस ओल्ड मैन, यूथफुल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ए ख़त्म हो जाएगा। बी में डिस्पाइट हिज, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये गलत हो जाएगा।
क्यों डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है, ये खत्म हो गया। सो ए और बी तो खत्म हो गए, अब हमारे पास बचा सी और डी। डिस्पाइट हिज यूथफुल अपीयरेंस द वॉइस ओल्ड मैन possessed a wealth of knowledge and experience। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 12 का सी होगा। डिस्पाइट ऑफ लगा दिया, अगेन गलत हो गया। सो हमारे पास ए बी और डी में गलती हो गई, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाया और यूथफुल भी कई जगह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 12 का कौन सा होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में फाइंड करना है हमें सब्सटीट्यूट किसका, वेरी लार्ज दैन। ठीक है, अब आपको पता है जो कुछ हमारे पास ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे वेरी हो गया, इनफ हो गया, टी डबल ओ टू वाला हो गया, ठीक है, एज हो गया, इनके बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। तो आपको इससे पता होना चाहिए कि वेरी के साथ यहाँ पर दैन वाला यानी कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं आएगा। तो वेरी लार्जर ये गलत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो लिखा है वो गलत है ही है, तो यहाँ पर बी भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बचा मच लार्जर देन और एज मच लार्ज एज। अब देखो यहाँ पर पी डी आ गया, डबल पी डी डबल सी डी डबल एस डी कैन नॉट बी यूज टुगेदर। पी डी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, सी डी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री और एस डी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मच लार्जर देन। सो ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में फाइंड करना है ईडियम इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म का मतलब होता है बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है। सो देखते हैं, पढ़ते हैं। रिसिप्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, ग्रेटफुल नहीं आता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ग्रेटफुल। फिर से देख लीजिए, ग्रेटफुल स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर। ग्रेटफुल महानतम नहीं है, महान का मतलब खुद ही होता है GREAT, ग्रेट ये ऑलरेडी अपने आप में एडजेक्टिव होता है। इसको सही से करना है तो करिए GRATEFUL, और इसका मतलब होगा ग्रेटफुल मीन्स होता है एहसानमंद, कृतज्ञ, ऋणी होना किसी का, ऑब्लाइज्ड होना, इंडेप्टेड होना, उसे बोलते हैं ग्रेटफुल। सो ऑप्शन नंबर बी रॉन्गली स्पेल्ड है, इसको सही कैसे करना है, GRATE, ग्रेटफुल बोलते नहीं है, मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ आपका, बहुत ही ऋणी हूँ आपका, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, है ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो यहाँ पर कौन सा है, कॉलम सही लिखा है, एडिक्वेट सही लिखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर 15 का। 16 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का इसमें से कौन सा सिनोनिम नहीं है, क्योंकि नॉट दे रखा है, इसे ध्यान से देखिएगा एग्जाम में, क्योंकि जो नॉट या नहीं वाले जो वर्ड होते हैं बहुत ही कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि हम इन्हें मिस कर जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। फैदम का भी मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। डिसाइफर का भी मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ये समझना। कन्फेस का मतलब यहाँ पर इसका ठीक दूर 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 है, कहीं से मिलता जुलता मीनिंग नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कन्फेस का मतलब होता है टू एडमिट समथिंग, स्वीकार करना, ठीक है, तो उससे बोलते हैं कोई गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, उस केस में हम कन्फेस का यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो डी डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दे रखी है आपकी, लिखा है साइंटिस्ट सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ, ओके, तो आई विल भी होना चाहिए, तो यहाँ पर वुड भी होगा, वुड भी के साथ डिस्पोजिंग ऑफ होगा। चलिए सही है, वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ सही है, वुड बी डिस्पोजिंग के साथ ऑफ लगा दिया, गलत हो गया। वो भी डिस्पोजिंग हैव बीन लगा दिया, गलत हो गया। और डी में भी यहाँ पर विल बी डिस्पोजिंग लगा दिया, चेंज ही नहीं किया, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। 17 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 17A बिल्कुल सही दे रखा है। ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है फटाफट और आंसर चूज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में फाइंड करना हमें फिल इन द ब्लैंक। शी रिसीव डैश फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं, अभी आपने देखा। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगी, तारीफें मिलेंगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, कॉम्प्लीमेंट होगा ना, सी कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, कॉम्प्लीमेंट्स तारीफ होते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसका मतलब होता है पूरक, ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स होती है यहाँ पर प्रेज, तारीफें, तो कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में फाइंड करना है सिनोनिम ईल्ड का। ईल्ड मीन्स होता है समर्पण करना, सरेंडर करना। सो यहाँ पर सबमिट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 19 का सी हो जाएगा, सबमिट। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। सरेंडर होता है ना, ईल्ड का मतलब सरेंडर, जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर। कैपिचुलेट वर्ड सुन रखा होगा, सबमिट सुन रखा होगा, गिव इन सुन रखा होगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैपिचुलेट है ना, कैपिचुलेट मैं बोल तो दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना, कैपिचुलेट,
कैपिचुलेट हो गया, सबमिट हो गया, है ना, सरेंडर हो गया, गिव इन हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएगा यील्ड के। सो आज क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 19 का। रिटेन का मतलब होता है तो बनाए रखना, है ना, किसी चीज़ को रिटेन रखना, रोक के रखना। डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, यानी खंडन करना किसी चीज़ का। और असर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस, यानी पूरे दावे के साथ कहना, उसे असर्ट बोलते हैं। असर्ट से बना है असर्टिव सेंटेंस, आपने देखा होगा, सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से हमें एरर डिटेक्शन करना है, बड़े अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है, सॉरी 20 में आ जाते हैं। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, द गाइड गेव अस कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, कंप्लीटेड नहीं होता है कोई वर्ड, कंप्लीट होता है, क्योंकि कंप्लीट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। सो कंप्लीटेड होता है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो हम कंप्लीटेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें चाहिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कंप्लीट ऑलरेडी कंप्लीट एडजेक्टिव होता है। सो कंप्लीटेड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ओके, बाय दिस टाइम यानी बाय जो प्रिपोजिशन होती है, एक्चुअल में ये फ्रेज हमारी डेडलाइन की होती है। डेडलाइन का मतलब होता है कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर एंड हो जाएगा, और ये कब होगा, ये फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर कोई काम फिनिश हो जाएगा। अब आप बताइए, फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर जाकर कोई काम फिनिश हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विल रीच ना होकर विल हैव रीच्ड हो जाएगा, विल हैव रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अगर ये बाय ना लिखा होता, केवल दिस टाइम लिखा होता तो ये आंसर सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है बाय दिस टाइम, यानी कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। सो फ्रेज दे रखी है आपकी डेडलाइन की, और फ्यूचर में जाकर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई एक्शन फिनिश हो जाता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सी डिडंट थैंक यू, उसने आपको धन्यवाद तो नहीं बोला था, है ना, सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे। अब देखो यहाँ पर पास्ट दे रखा है, मेन क्लॉज में पास्ट दे रखा है, तो सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी हमारी पास्ट हो जाएगी। सो मे का ना मतलब यहाँ पर माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट। मे की जगह पर माइट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा 22 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इट इज़ नॉट आर बुक, इट मस्ट बी अ देयर्स। देयर्स नहीं कर, यहाँ पर जो देयर्स लिखा है गलत लिखा है, इसको होना चाहिए था पजेसिव प्रोनाउन, THEIRS, देयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कल्पना लिसन्स टू ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी मॉर्निंग एट होम। सो ऑप्शन नंबर, there is no error, it is completely error free sentence। कल्पना listens to, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपकी उसकी हैबिट है, डेली रूटीन एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एवरी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि मॉर्निंग कोई डेफिनेट नहीं है, फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। सो एवरी मॉर्निंग बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, 24 का डी आंसर होगा, कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट अ लोअर एल्टीट्यूड इट वुड बी अ लॉट वार्मर। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास सुना है आपने क्लोज कंडीशन, यानी कंडीशन नंबर 3 जिसे बोलते हो। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट को शो करती है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर को शो करती है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारी रिपेंटेंस की कंडीशन हुआ करती है, पछतावे की कंडीशन हुआ करती है, जो कि पास्ट में हमने एक्शन किया है। हम ये मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर वो एक्शन ऐसे ना होकर ऐसे हुआ होता तो कुछ और हुआ होता। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लोज कंडीशन बनाई गई है ना। और हैड प्लस थर्ड के साथ आप लगाते हो, एक्टिव में हैड प्लस थर्ड के साथ, पैसिव में हैड बिन प्लस वर्ब के थर्ड के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास हैड प्लस थर्ड तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट वाली क्लॉज में वुड भी दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, वुड हैव बिन, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट क्लॉज क्या होती है, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव बिन, वुड हैव बिन होना चाहिए था यहाँ पर। सो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, 25 के सी आंसर, फिर 25 वाले में सी पार्ट में एरर है, और वुड बी की जगह पर वुड हैव बिन कर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी डज दिस क्रिकेट बैट कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट के लिए हमें पता है अमाउंट की बात कर रहे हैं, और जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए डिटर्मिनर भी यूज करेंगे, वो कोई अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। मेनी तो काउंटेबल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, मच। हाउ मच, नॉट हाउ मैनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सेलिब्रिटीज शोड देयर चाइल्ड लाइक साइड हिस्ट्री एज मोस्ट ऑफ देम टर्न। अब देखो यहाँ पर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में, अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा पास्ट में रहेगी, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टर्न अप की जगह पर टर्नड अप हो जाएगा, टर्नड अप। सो आंसर किस में हो जाएगा, आपका बी पार्ट में रहे, देखिए फिर से टर्नड अप हो जाएगा यहाँ पर 27 का। आगे बढ़ते हैं, 28 बढ़ते हैं। 28 में फाइंड करना है, नाउ डेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सो हाई दैट, इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि
पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीटिंग, मीटिंग नहीं होकर मीट हो जाएगा। एक ईडियम है मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करना। जस्ट हैव एनफ मनी टू सर्वाइव, उसे बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। सो यहाँ पर मीट होना चाहिए था, न कि मीटिंग होना चाहिए था। मेक बोथ एंड्स मीट एक ईडियम है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करना। जस्ट हैव एनफ मनी टू सर्वाइव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द प्लेजेस यानी सफ्तें, जैसे बोलते हैं सफ़त, ठीक है। दैट कंट्रीज आर मेकिंग टू बैटल क्लाइमेट चेंज विल स्टिल रिजल्ट इन द वर्ल्ड वार्म अप। वर्ल्ड वार्म अप नहीं होकर यहाँ पर वर्ल्ड वार्मिंग अप हो जाएगा, ठीक है। वार्मिंग, WARMING, वार्मिंग। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट थी जो कि वर्ड को क्वालिफाई करेगा। कैसा वर्ड जो वार्मिंग अप करना बाई मोर दैन 6 डिग्री सेल्सियस, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा वार्मिंग होना चाहिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द कपल प्रेफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस। अंटिल नहीं, अंटिल आपको पता है नेगेटिव कंजंक्शन होता है, इसके साथ इसका मतलब होता है टिल नॉट, ठीक है। और ये किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को कंट्रास्ट करता है, तो अंटिल का मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए टिल, ठीक है, टिल। सो अंटिल की जगह पर टिल लगाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में हमें फाइंड करना है, एरर ही है। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, ठीक है। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली, हाउ वायलेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी, वायलेंट ना होकर वायलेंटली हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। वायलेंटली करो, वायलेंटली, ठीक है, वायलेंटली। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप पढ़िएगा, सॉरी उससे आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा, मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में फाइंड करना है ईडियम गो डाउन इन फ्लेम का मतलब होता है कोई चीज़ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। कोई चीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसे बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। से लगता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला देखते हैं, तो इसमें अकोमोडेट बिल्कुल सही लिखा है, COMMODAT। डिलेमा मीन्स होता है असमंजस, कन्फ्यूजन। डेसिमेट, ठीक है, सॉरी डेसिमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना, फैला देना, उसे डिसेमिनेट बोलते हैं, डिसेमिनेट। सो आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको सही होना चाहिए था ENTRE। यहाँ पर जो ER लिखा है इसको RE होना चाहिए था, तो कैसे करेंगे, एंटरप्रेन्योर बोल देंगे, ENTRE PRENUER, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, फिर से एक बार देखिए, फिर से गलत हो गई, ENTRE एंड PRENEUR, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसे। सो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है मैग्नेट्स, है ना, टाइकून जैसे बोलते हो, उद्यमी बोलते हो, बिजनेसमैन बोलते हो, उनसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इसको सही करिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 34 देखते हैं। 34 में फाइंड करना है कंडेम्न का सिनोनिम। कंडेम्न का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, निंदा करना, उसे कंडेम्न बोलते हैं। सो कंडेम का हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिनोनिम। कंडेम का मतलब होता है किसी को जैसे लैम्बास्ट करना, चाइड करना, रेप्रिमांड करना, सेंश्योर करना। आपने सुन रखा होगा एक वर्ड सेंश्योर, है ना, CENSURE, सेंश्योर हो जाएगा। और भी वर्ड्स हैं, क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैस्टिगेट सुन रखा होगा, है ना, कैस्टिगेट हो जाएगा। डिनाउंस सुन रखा होगा, डिनाउंस, है ना, डिनाउंस, यहाँ पर डिनाउंस लिखा ही है, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिनाउंस। निंदा करना, किसी को बुराई करना, किसी के, है ना। चेस्टाइज सुन रखा होगा, बिरेट सुन रखा होगा, रेप्रिमांड सुन रखा होगा। टेक टू टास्क एक इडियम आता है, टेक टू टास्क, है ना, टेक टू टास्क, ये भी सुन रखा होगा। सब ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑब्जर्गेट सुन रखा होगा, और भी सिनोनिम है, ऑब्जर्गेट, है ना। रेप्रोबेट सुन रखा होगा, रिप्रोबेट। सुनते रहिए और लिखते रहिएगा अगर कोई नहीं आ रहा है, अगर याद आ रहा है तो ठीक है। रिप्रीहेंड सुन रखा होगा, डिक्राई सुन रखा होगा, ये सब सिनोनिम है आपके किसके, कंडेम्न के, जिसका मतलब होता है ना किसी को डिनाउंस करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एलिवेट का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, तरक्की करना, जैसे आपने सुन रखा होगा एलिवेटर लगे होते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसे एलिवेट करना। टॉलरेट का मतलब होता है पुटअप करना, बर्दाश्त करना, बियर करना। अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लिखा है एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कैको से जुड़ा है, कैकोफनी। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। हेजेमनी मतलब होता है डोमिनेंस, दादागिरी टाइप की, उसे हेजेमनी बोलते हैं, डोमिनेंस। और हारमनी का मतलब होता है मित्रतापूर्वक। आयरनी मीन्स होता है बिल्कुल ना, बोलते हैं ये आयरनी है, बहुत ही क्या बोल सकते हो, थोड़ा सा नेगेटिव में आयरनी है, त्रासदी है टाइप का, उसे आयरनी है। सो हेजेमनी अच्छा वर्ड है, आप देखिएगा। हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस शो करना, है ना, दादागिरी शो करना। हारमनी का मतलब होता है मित्रतापूर्वक। 36 देखते हैं, आंसर नंबर 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है हमें यहाँ पर फाइंड करना है
ऑप्शन अंडरलाइंड गार्ड दी नेस्ट। ओके, यहाँ पर इम्प्रूव करना है, 36 में इम्प्रूव करना है तो लिखा है इट इज़ अ जनरल बिलीव दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फीमेल ऑस्ट्रिच है, इसका मतलब वो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, या तो सेकंड फॉर्म आएगी, कहीं सेकंड फॉर्म कोई है नहीं, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा भी है देखो सिंगुलर सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पर जो बात की गई है वो इट इज़, यानी कि जनरल की बात की गई है, जनरल बात है या फैक्ट है ये। अगर फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है या किसी जनरल बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है तो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सो यहाँ पर वर्ब जो आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, गार्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, 36 का बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ये इंटरोगेटिव है, ये गलत है, कहीं की कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस की मूविंग यहाँ पर बात नहीं की गई है, और पास्ट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में फाइंड करना है, अच्छा पैसेज है, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को पढ़िएगा, बहुत ही आसान है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट हैज़ आया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो थर्ड फॉर्म होगी कौन सी, स्टार्टेड है। सो ऑप्शन नंबर 37 का स्टार्टेड हो जाएगा। इंटरसिटी रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्सल फ्रॉम कलकत्ता टू गुवाहाटी, भुवनेश्वर एंड पटना। द इंटरसिटी डैश ऑफ, देखो डैश ऑफ यहाँ पर लिखा है, ऑफ आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नाउन आएगा कोई। अब नाउन यहाँ पर कौन सा है, मूव्स नहीं है, मूव नहीं है, मूवमेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 38 का कौन सा हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, 38 का सी हो जाएगा। पैसेज को एक बार फिर से पढ़ लीजिए अच्छे से, चलिए पढ़िएगा। अब आंसर लिख लीजिए, 38 का हमारे पास सी हो जाएगा मूवमेंट, 39 का हो जाएगा हमारे पास कम्स, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और 40 का आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड, ऑप्शन नंबर डी। 41 का आंसर हो जाएगा बाई। पढ़िएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रहेंशन पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत अच्छे हैं और इसके आंसर आपको लिखने हैं, आप कमेंट सेक्शन में से लिखिएगा, अगर मैं चेक करूँगा और अगर गलत हुआ तो मैं उसे करेक्ट कर दूँगा। 45 में आंसर कौन सा है ये बता दीजिए। लिखा है व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, तो विजडम ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो इसके साथ हम लोगों ने एक और एसटी सॉल्व कर लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के थे। एक एक क्वेश्चन अगर आप डिस्कशन कर देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर वो सब देख के जाएंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश जिसमें पूछी जाती है, आपको ज़रूर मदद मिलेगी, ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। आपने अभी बच्चों ने बताया कि CPO का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो, अच्छे नंबर लेके आए हैं लोग, 47 नंबर लेके आए हैं, 47.50, यानी कि एक क्वेश्चन को गलत हुआ है, बाकी अच्छे नंबर लोग लेके आए हैं। सो इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मेरा प्रयास यही है कि भले ही आपको यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी न मिले, बट कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो एटलीस्ट हमारा मकसद भी कंटेंट ही देखना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी तो हम हर जगह देख लेंगे, बट कंटेंट हमारे पास अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि अंततः जो हेल्प करेगा वो कंटेंट हेल्प करेगा, ना कि वीडियो क्वालिटी हेल्प करेगी। सो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।